हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जब महक मृत्युंजय का नाइट सूट लेकर कमरे से बाहर आते हुए बोली, क्या बात है, दोनों बाप बेटे में सुलह हो गई। एकांश महक की बात सुनकर बोला, मॉम डैड कहते हैं बाप नहीं। जिसे सुन महक अपना सिर हिलाते हुए बोले, आई नो, लेकिन माँ बाप, माँ डैड, मम्मी पापा, माता पिता कंपलसरी मेरे बच्चे, इसलिए तुम्हें डिसरिस्पेक्ट फील करने की ज़रूरत नहीं है। महक के बाद सुन एकांश मृत्युंजय से बोला, मैं अंकल को सॉरी कहूँगा। मृत्युंजय एकांश की बात पर अपना सर हिला दिया और उसे अपनी गोद से नीचे उतारते हुए बोला, जाकर तुम भी ड्रेस चेंज कर लो, कल से तुम्हें स्कूल जाना है। मृत्युंजय की बात पर एकांश ने अपने स्केच बुक को पकड़ लिया और उसे लेकर कमरे से बाहर चला गया। जिसके जाने के बाद महक मृत्युंजय की तरफ देखते हुए बोली, जब से ऑफिस से आया है कुछ बदला है। महक के बाद से मृत्युंजय सोफे से उठ उसकी तरफ आते हुए बोला, बदली बदली से तो तुम भी लग रही हो। ये कहते हुए मृत्युंजय ने महक को कमर से पकड़ अपने पास खींच लिया तो महक उसके सीने पर हाथ रखते हुए बोली, अब ज़्यादा हो रहा है। जिसे इग्नोर कर मृत्युंजय महक के बालों में हाथ डाल उसके होठों पर चूमने लगा तो महक उसे खुद से दूर करते हुए बोली, कल से अंश को संभालने की जिम्मेदारी अवी का है। जिसे सुन मृत्युंजय गहरी सांस भरते हुए बोला, आह, मुझे मेरे बेटे के लिए अभी से बुरा लग रहा है कि उसका छोटा भाई उसके साथ क्या करेगा, क्योंकि उसका गुस्सा मुझसे भी ज़्यादा खतरनाक है। मृत्युंजय के बाद सुन महक उसे ऐसे देखने लगी जैसे कह रही हो, देखो तो कौन कह रहा है जिसने खुद से बिगाड़ा है, खुद उसे बिगाड़ा है। जिसे समझते हुए मृत्युंजय महक को अपने और करीब लाकर उसके गाल पर अपने होठ चलाते हुए बोला, मैं तुम्हें भी बिगाड़ने का मौका दिया था, बट तुम नहीं बिगड़ी तो तुम्हारी गलती है मेरी गुलाबो। मृत्युंजय की बात सुन महक ने उसे चेहरे को खुद से दूर किया और उसे कपड़े उसके कंधे पर टांगते हुए बोली, तो जाइए, जाकर अपने कपड़े बदलिए। महक की बात सुन मृत्युंजय उसे देखने लगा तो महक अचानक से बोली, डॉक्टर ने क्या कहा। जिसके जवाब में मृत्युंजय अपने कपड़े चेंज करते हुए बोला, कुछ नहीं, आज बस सिंपल बातें हुई, मैंने उसे खुद को टच करने से मना कर दिया। मृत्युंजय की बात पर महक कुछ सोच कर बोला, आप एक बार डॉक्टर से अंश का कंडीशन डिस्कस करके देखना, क्या पता उसके साथ हुए एक्सीडेंट के कारण वो ऐसा हो। क्या मतलब ऐसा हो। महक अंश के बिल्कुल ठीक है। मृत्युंजय ने महक को घूरते हुए कहा, जिसे देखकर महक अपना सर हिलाते हुए बोली, मुझे पता है, लेकिन आपने कहा ना वो गुस्से में आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, तो बस वही कह रही थी। अब डॉक्टर से पूछे, क्या इसका कोई इलाज है। जिस पर मृत्युंजय अपना सर हिलाते हुए बोला, ओके, मैं कल शशिकांत से इस बारे में बात करता हूँ। मृत्युंजय के राजी होने पर महक मुस्कुरा दी और कमरे से बाहर चली गई। जिसे जाते हुए देख मृत्युंजय भी उसके पीछे चला आया। इधर गोवा इंडिया खन्ना विलास ऋतिक स्टडी रूम से अपनी कुर्सी पर बैठा गहरी सांस भर रहा था और उसके सामने प्रकृति की तस्वीर थी। जब बाहर से प्रकृति की आवाज़ आई, ऋतिक, जिसकी आवाज़ सुन ऋतिक जल्दी से टिश्यू पेपर उठाकर अपने होठों को दांतों से तेल दबा दिया और अपनी आंखें बंद कर गहरी सांस भरते हुए उठकर खड़ा हो अपने पेट को ठीक करते हुए टिश्यू पेपर डस्टबिन में डाल दरवाज़ा खोलते हुए बोला, आ गई तुम, कैसा गया आज का दिन। जिसके जवाब में प्रकृति उसके सीने से लगते हुए बोली, हमेशा की तरह बाहर गई थी और आज कॉलेज गई थी, कुछ दिक्कत आ रही है वहाँ, इसलिए। प्रकृति की बात सुन ऋतिक उसके सर को सहलाते हुए बोला, अब ठीक हो। नहीं, लेकिन अगर तुम कुछ करो तो मैं ज़रूर ठीक हो सकती हूँ। प्रकृति ने अपना चेहरा ऋतिक के सीने पर रब करते हुए कहा। जिसे सुन ऋतिक कुछ पल चुप रह उसे कमर से उठा कमरे में ले आया और दरवाज़ा लात मार बंद करते हुए प्रकृति को बिस्तर पर बैठा दे उसके साथ बैठते हुए बोला, चलो बातें करो, मैं सुन रहा हूँ। ये कहते हुए ऋतिक प्रकृति के पैर को दबाने लगा। जिसे देख प्रकृति अपने पैर पीछे ले उसके गोद में अपना सर रखते हुए बोली, तुम्हें पता है, आजकल हर 2 दिन में ये खबर आ ही रही है कि कहीं बच्चा किडनैप हो गया तो कहीं कोई लड़की किडनैप हो गई, लेकिन इसका कोई सबूत नहीं मिल रहा है और ड्रग्स केस इतना ज़्यादा हो गया है कि पूछो ही मत। मैं बहुत परेशान हो गई हूँ और पुलिस भी इसमें कुछ नहीं कर पा रही। प्रकृति की बात सुन ऋतिक उसे देखते हुए बोला, क्या तुम डर रही हो। ऑफ कोर्स नॉट। प्रकृति झा ने कभी डरना नहीं सीखा और मैं अपनी जिम्मेदारी से कभी पीछे नहीं हट सकती, प्रकृति ने सीधा सा जवाब दिया। जिसे सुन ऋतिक उसके सर को
थपथपाते हुए बोला, ग्रेट, मुझे तुमसे ऐसी ही उम्मीद थी। वेल, मैंने बच्चे को सुला दिया है और तुमने बाहर अपना डिनर किया। प्रकृति ऋतिक की बात सुन उसके हाथ को पकड़ सूंघते हुए बोली, ये अजीब सी स्मेल कहाँ से आ रही है। ऋतिक प्रकृति की बात पर जल्दी से अपना सर हाथ पीछे लेते हुए बोला, नो, कोई स्मेल नहीं है, तुम्हारी नाक खराब हो गई है। यह कहते हुए ऋतिक जल्दी से उठ खड़ा हो गया और बाथरूम में घुस गया, जिसे जाता हुआ देख प्रकृति उठकर बैठ खुद से बोली, मेरा पति आयास हो रहा है। इतना कहते हुए प्रकृति ने अपना सर झटका और ड्रावर से बाम निकालने लगी। जब उसकी नज़र एक बड़े से एनवलप पर गई, जिसे देख प्रकृति उसे उठाते हुए बोली, ये तो कोई रिपोर्ट्स लग रहे हैं। ये कहते हुए प्रकृति ने उसे खोला तो वो सोनोग्राफी रिपोर्ट से, जिस पर प्रकृति उसे खोलते हुए बोली, ये यहाँ है। प्रेगनेंसी में देखने का मौका ही नहीं मिला और ऋतिक देखने भी नहीं देता था। इतना कहते हुए प्रकृति ने उस रिपोर्ट को ठीक से पकड़ लिया और उसे देखने लगी। उसके चेहरे पर मुस्कान थी और वो अपने उन फोटोज को देख रही थी। जब उसकी नज़र रिपोर्ट के ऊपर लगे हॉस्पिटल के नाम पर गई, ओबरायस हॉस्पिटल, जिसे पढ़ प्रकृति के चेहरे के भाव बदल और वो उन रिपोर्ट्स को ठीक से देखने लगी। जब उसने गौर किया, उसमें 2 नहीं 3 निशान थे, जिन्हें देखते हुए प्रकृति ने जोर से कहा, ऋतिक बाहर आओ। प्रकृति की आवाज़ लगाने पर ऋतिक बाथरूम से बाहर आते हुए बोला, क्या हुआ तुम। ये कहते हुए ऋतिक की आवाज़ उसके गले पर ही अटक गई और वो उन रिपोर्ट्स को देखने लगा तो प्रकृति उसे रिपोर्ट्स दिखाते हुए बोली, ये रिपोर्ट्स बहुत अलग हैं। इसमें मेहता क्लिनिक का नाम नहीं लिखा बल्कि ओबराइज हॉस्पिटल लिखा हुआ है। जिसे सुन ऋतिक उसे एक्सप्लेन करते हुए बोला, क्योंकि मेहता क्लिनिक ओबराइज का ब्रांच है और तुम ये पुराने रिपोर्ट्स को क्या देख रही हो। ये कहते हुए ऋतिक प्रकृति के पास आ गया और उसके हाथ से रिपोर्ट्स लेते हुए आगे बोला, ये रिपोर्ट्स जिन्हें मैंने रिवान को रखने के लिए दिए थे और उसने यहाँ रख दिया। इतना कहकर ऋतिक उन रिपोर्ट्स को ले जाने लगा तो प्रकृति ने उसे रोक दिया और उसके हाथ से रिपोर्ट्स लेते हुए बोली, रुको। जिसे देखकर ऋतिक प्रकृति को देखते हुए बोला, तुम इन रिपोर्ट्स का क्या करोगी, अब ये किसी काम के नहीं हैं। ऋतिक की बात सुन प्रकृति उससे रिपोर्ट्स की तरफ इशारा करते हुए बोली, मिस्टर मेहता से कुछ सवाल पूछने हैं और मैं डिसाइड करूंगी कि ये कितने काम का है और कितना नहीं। प्रकृति की बात पर ऋतिक उसके हाथ से रिपोर्ट्स लेते हुए बोला, तुम्हें जो सवाल पूछना है मुझसे पूछो, मैं बताता हूँ। ऋतिक की बात पर प्रकृति उसके हाथ से रिपोर्ट्स छीनकर उसे सोनोग्राफी में दिखाते हुए बोली, मेरा एक और बच्चा कहाँ है ऋतिक। प्रकृति की बात सुन ऋतिक का चेहरा कोल्ड पड़ गया और वो प्रकृति को बिना किसी भाव को देखते हुए बोला, हमारे सिर्फ 2 बच्चे हैं। प्रकृति ऋतिक की बात सुन अपना सर नहीं में हिलाते हुए बोली, बिल्कुल नहीं, मेरा एक और बच्चा है, कहाँ है वो, तुम जवाब दो मुझे। ऋतिक प्रकृति के बात पर उसके चेहरे को पकड़ने की कोशिश करते हुए बोला, प्रकृति, डोंट टच मी एंड स्टे अवे फॉर मी। ऋतिक, बताओ मेरा बच्चा कहाँ है। इस सोनोग्राफी में साफ नज़र आ रहा है कि मेरे पेट में 3 बच्चे थे, बताओ मुझे कहाँ है वो। प्रकृति ने अपने कदम पीछे लेते हुए गुस्से में पूछा। जब ऋतिक ने देखा कि प्रकृति अपने कंट्रोल से बाहर हो रही है तो उसने एक गहरी सांस भरी और बोला, तुम्हें गलतफहमी हो रही है, हमारे 2 बच्चे हैं। प्रकृति ऋतिक की बात सुन सोनोग्राफी रिपोर्ट्स उसके मुंह पर फेंकते हुए गुस्से से बोले, तुमने मेरे बच्चे को बेच दिया है ना। प्रकृति के इल्ज़ाम पर ऋतिक बिना किसी भाव के उसे देखने लगा तो प्रकृति वहां से जाते हुए बोली, तुम्हें क्या लगता है तुम नहीं बताओगे तो मुझे पता नहीं चलेगा, मैं उसे ढूंढ निकालूंगी। जिसे देख ऋतिक उसे कमर से पकड़कर पीछे खींचते हुए बोला, प्रकृति, सीन क्रिएट मत करो। प्रकृति के पकड़ने पर ऋतिक कसमसाते हुए बोली, लिव मी, मुझे मेरे बच्चे के पास जाना है। प्रकृति की जिद पर ऋतिक उसे पीछे खींच बिस्तर पर धकेलते हुए गुस्से से बोला, मैंने कहा ना तुमसे, वो नहीं है, मर गया है वो, सुना तुमने, मर गया है वो, और तुम्हारे लिए भी बेहतर यही होगा कि तुम इस बात को एक्सेप्ट कर लो। ऋतिक की बात सुन प्रकृति के कान शून्य पड़ गए। वो एक टक ऋतिक को घूरने लगी तो ऋतिक प्रकृति के पास आते हुए बोला, प्रकृति। जिसकी बात पूरी हो पाती उससे पहले ही प्रकृति ने उसके गाल पर एक जो झनाटेदार थप्पड़ जड़ दिया और दूसरे गाल पर भी एक थप्पड़ मारा। फिर इसी तरह उसने 6 थप्पड़ ऋतिक के गाल पर मारा और उसके कॉलर को पकड़कर गुस्से में रोते हुए बोली, तुमने मुझसे झूठ बोला और तुम अभी भी झूठ बोल रहे हो।
ऋतिक प्रकृति की बात पर बिना उसे पर गुस्सा किए उसे कमर से पकड़ अपने पास खींच लिया और उसके पीठ को सहलाते हुए बोला, रोना है रो लो, मारना है मार लो, लेकिन जो सच है वो तुम नहीं बदल सकती। प्रकृति ऋतिक के सीने से लगी रोते हुए बोली, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। जिसके जवाब में ऋतिक ने कुछ नहीं कहा तो प्रकृति आंखों में आंसू लिए उसकी तरफ देखते हुए बोली, ऋतिक कह दो ना, तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। एटलीस्ट ये कह दो कि वो दुनिया के किसी कोने में जिंदा है। मैं तुमसे कुछ नहीं कहूँगी, लेकिन ये मत कहो कि वो मर गया। ऋतिक प्रकृति के आंसू को साफ करते हुए बोला, वो हमारे दिल में जिंदा है। जिसे सुन प्रकृति ऋतिक से 2 कदम दूर होकर बोली, मतलब तुम्हें पहले से पता था कि मेरे पेट में 2 नहीं 3 बच्चे हैं, लेकिन तुमने मुझे नहीं बताया, क्यों। प्रकृति के इस सवाल का ऋतिक के पास शायद कोई जवाब नहीं था, इसलिए वो बात को टालते हुए बोला, प्रकृति जो हमारे बीच थी नहीं, बीच है ही नहीं, उसके बारे में बात क्यों करना। जिसे सुनकर प्रकृति गुस्से से उसके कॉलर को कसकर पकड़ते हुए, तुम मेरी बात टाल रहे हो, तुम्हारे चेहरे पर कोई एक्सप्रेशंस और रिएक्शन नहीं है, सो टेल मी वेयर इज माई चाइल्ड। ऋतिक प्रकृति के बात पर उसके दोनों हाथों को अपने कॉलर से हटाते हुए, बस इतना सुन लो कि वो नहीं है, बाकी तुम कुछ भी कहो, मेरे पास तुम्हारे किसी सवाल का जवाब नहीं। ऋतिक नहीं है। ऋतिक की बात पर प्रकृति व्यंग भरी मुस्कान के साथ बोली, ऋतिक खन्ना, जिसके पास हर सवाल का जवाब है, उसके पास ये जवाब नहीं है कि उसका खुद का बच्चा कहाँ है। प्रकृति की मुस्कान को देखते हुए ऋतिक उसके चेहरे को पकड़ते हुए बोला, प्रकृति ले मी। प्रकृति ने ऋतिक के हाथ को झटकते हुए कहा, जिसे देखकर ऋतिक गुस्से से प्रकृति के बालों को पकड़कर उसके चेहरे को अपने नज़दीक लाकर बोला, कह रहा हूँ ना तुमसे, वो नहीं है हमारे 2 बच्चे, तो तुम ये सीन क्रिएट क्यों कर रही हो। प्रकृति ऋतिक की आंखों में आंखें डालकर बोली, मेरा बच्चा जिंदा है ना। तुम्हारी आंखें झूठ बोल रही है, तुम नजरें चुरा रहे हो। जिसे सुनकर ऋतिक की पकड़ प्रकृति के बालों पर मजबूत हो गई तो प्रकृति उसे खुद से दूर करने लगी और इसी धक्के मुक्की के कारण दोनों बिस्तर पर गिर गए। तो ऋतिक ने उसके दोनों हाथों को पकड़कर बिस्तर पर दबा दिया और अपने दांत पीसते हुए बोला, भूल जाओ उसे। ऋतिक की बात सुन प्रकृति की आंखों से फिर आंसू आने लगे तो ऋतिक उसके ऊपर सोते हुए बोला, चुप हो जाओ, वो नहीं है, भूल जाओ उसे। जिसके जवाब में प्रकृति ने कुछ नहीं कहा। वो तो ऋतिक उसे कंफर्ट करते हुए उसे सुलाने लगा, लेकिन प्रकृति ने आंखों में नींद नहीं थी, लेकिन फिर भी उसने अपनी आंखें बंद कर ली। इसी तरह पूरी रात गुजर गई। ऋतिक को सुबह नींद आई थी, जिस कारण वो काफ़ी गहरी नींद में था। जब बाहर से दैविक ने दरवाज़ा जोर जोर से खटखटाया, तब जाकर ऋतिक की नींद खुली तो उसने पाया प्रकृति उसके साथ नहीं सोई हुई थी। जिसे देख ऋतिक हड़बड़ा कर उठकर बैठ गया और इधर उधर देखने लगा। जब बाहर से दैविक फिर से दरवाजे पर मारते हुए बोले, डैड। जिसकी आवाज़ सुन ऋतिक बिस्तर से उतर जाकर दरवाज़ा खोला तो सामने दैविक और संगति खड़े हुए थे, जिन्हें देख ऋतिक बोला, व्हाट हैपेंड। जिसके जवाब में दैविक उसके हाथ से एक चिट्ठी रखते हुए बोला, मम्मा देकल गई। जिसे सुन ऋतिक थोड़ा सा कंफ्यूज होते हुए बोला, लेकिन कब, वो तो मेरे साथ थी। ऋतिक के बात पर दैविक अपना सर नहीं में हिलाते हुए बोला, मेरी नींद खुली तो देखा मम्मा इसे लख कल जा रही थी। उन्होंने कुछ नहीं कहा। दैविक की बात पर ऋतिक उन दोनों को अंदर की तरफ इशारा करते हुए बोला, चलो अंदर आओ। जिसे सुनकर दोनों अंदर आ गए तो ऋतिक अंदर आकर सबसे पहले प्रकृति को डॉक्यूमेंट्स चेक करने लगा तो सभी डॉक्यूमेंट्स गायब थे। उसका पासपोर्ट, उसके बैग, आईडी कार्ड, उसके कपड़े सब गायब थे। जिसे देखते हुए ऋतिक की मुठ्ठियाँ कस गई और उसने चिट्ठी को निकाल कर देखा, जिसमें लिखा था, मैं उसे ढूंढ लूँगी, मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है ऋतिक। जिसे पढ़कर ऋतिक का चेहरा गुस्से से भर गया और वो दैविक की तरफ देखते हुए बोला, दैविक जाओ शावर लेने हैं, मैं कुछ काम करके आता हूँ। इतना कहकर ऋतिक बिना दैविक की कोई बात सुने कमरे से बाहर चला गया और देखा तो लिविंग हॉल में शेलवन परेशान सा आलिया के साथ बैठा हुआ था। जिन्हें देखते हुए ऋतिक नीचे आया और शेलवन से बोला, प्रकृति कहाँ है। आलिया जो कि मज़े के साथ जूस पी रही थी, ऋतिक की बात सुनकर बोली, वो तो तुम्हें पता होगा ना कि तुम्हारी बीवी कहाँ है। आलिया की बात पर ऋतिक अपने दांत पीसते हुए बोला, तुम बीच में मत बोलो, चुप रहो। जिसे सुन आलिया उस जूस का गिलास टेबल पर रख खड़ी हो ऋतिक के सामने आकर बोली, यू नो व्हाट
इतने वक्त से मैं तुम लोगों के साथ थी, मुझे लगा कि तुम सच में बहुत अच्छे आदमी हो, लेकिन अब पता चला कि नहीं, तुम जैसा दरिंदा कभी नहीं बदल सकता। ऋतिक आलिया की बात सुन उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला, तुमने दरिंदगी देखी कहाँ है? अब देखना क्या करूँगा तुम्हारी बहन के साथ। जब मैंने कहा कि वो नहीं है तो वो नहीं है। आलिया ऋतिक की बात सुनकर मुस्कुराते हुए बोली, बेशक तुम प्रकृति की सारी कमजोरी जानते होंगे, लेकिन तुम्हें ये नहीं पता कि वो जो एक बार फैसला ले लेती है ना, उसे भगवान भी नहीं बदल सकता। और ये मत भूलना, उसके इसी फैसले की वजह से वो तुम्हारे साथ। आलिया की बात पर ऋतिक अपने दांत पीसते हुए बोला, मुझे समझने की ज़रूरत नहीं है। फिर सेल्वन की तरफ देखते हुए आगे बोला, वेयर इज़ रिवान? जिसके जवाब में सेल्वन थोड़ा घबराते हुए बोला, आई एम सॉरी बॉस, रिवान मैडम के साथ चला गया। जिससे सुन ऋतिक अपना सर हिलाते हुए बोला, फाइन। इतना कहकर ऋतिक ने सीधा रिवान को कॉल लगा दिया, लेकिन रिवान का फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। जिसे देखते हुए ऋतिक अपनी मुट्ठी कसकर बंद करते हुए बोला, मुंबई के लिए टिकट बुक करो। इतना कहकर ऋतिक अपने कमरे की तरफ चला गया, जिसके जाने के बाद आलिया सेल्वन को देखते हुए बोली, तुम उसकी हेल्प नहीं करोगे। जिसकी बात को इग्नोर कर सेल्वन अपना फ़ोन निकाल ऋतिक के मुंबई जाने के लिए टिकट बुक करने लगा, जिसे देखकर आलिया का चेहरा गुस्से से भर गया और वो कमरे की तरफ चली गई। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में लिखा। अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद।